नेक्स्ट टॉपिक है कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। कंपाइलिंग एंड लिंकिंग से पहले कुछ अपन क्लियर करें कि C++ में जो भी प्रोग्राम बनाते हैं C में या C++ में, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है का मतलब है कि भाई आप उसको हाई लेवल में लिखते हैं, मशीनरी लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं। मशीनरी लैंग्वेज कौन सी हो गई? बाइनरी, जो कि है 0 और 1। हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो 0 और 1 में ही लिखते हैं। हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल में लिखते हैं, लेकिन मशीन जो है वो केवल मशीनरी लैंग्वेज ही समझती है, मशीनरी लैंग्वेज ही समझती। तो इसको कौन है ऐसा कि जो इसको कन्वर्ट करने का काम करता है? हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हाई लेवल मशीन जो अपना कंपाइलर होता है वो क्या करता है? हाई लेवल में जो भी प्रोग्राम लिखे होते हैं वो उसको कन्वर्ट करता है किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो कंपाइलर जो है वो दो काम करता है। पहला काम है कि हाई लेवल लैंग्वेज को वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से पहले वो क्या करता है कि आपके प्रोग्राम में जो भी एरर आए हुए हैं, ठीक है, उन सब को पहले वो एरर फ्री प्रोग्राम बनाता है। एरर फ्री प्रोग्राम बनने के बाद ही वो उसको कन्वर्ट करता है। तो ये जो कन्वर्ट करने का काम है वो किसका काम है? कंपाइलर का। अब कंपाइलर क्या करता है? उसको कन्वर्ट करने के बाद वो एक ऑब्जेक्ट फाइल के नाम से उसको सेव कर देता है, डॉट ऑब्जेक्ट नाम के फाइल से उसको सेव करता है। आपने जो फाइल बनाई वो डॉट CPP एक्सटेंशन लगा के उसको सेव किया, और कंपाइलर ने जो फाइल बनाई उसको डॉट OBJ फाइल से उसको सेव कर दिया। अब छोटा सा एक एग्जांपल देखेंगे, क्या है वो? एक प्रोग्राम है जिसमें हम 2 डिजिट को प्लस करने का प्रोग्राम लिख रहे हैं। हैश इंक्लूड iostream.h, voidman, int, abc, यहाँ 3 वेरिएबल लिए हैं, एक है a, एक है b और एक है c। ठीक है, a का मान हो गया 10 और b का हो गया 20। अब ये दोनों को प्लस करेगा, यहाँ मेरे से एक लाइन मिस हो गई, वो है c = a + b। ठीक है, अब ये दोनों को प्लस करके रिजल्ट किसके अंदर देगा? c के अंदर देगा। अब ये जो फाइल बनी हुई है ये फाइल है आपके हाई लेवल लैंग्वेज में। अब कंपाइलर जब इसको ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज करेगा तो वो इस फाइल को, आपने इस फाइल को नाम दिया sum.cpp, और ऑब्जेक्ट जो कंपाइलर है वो इसको देगा sum.obj। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लिंकर। लिंकर क्या करता है? लिंकर आपने जो फाइल बनाई वो क्या थी? .cpp, है ना। आपने जो फाइल बनाई थी iostream.h, वो उसमें बहुत सारे फंक्शंस भी इंक्लूड थे। तो ये फाइल आपने बनाई है .cpp, sum.cpp नाम से, और कंपाइलर ने क्या किया? उसको ऑब्जेक्ट फाइल बना दिया है। ठीक है, sum.obj फाइल बना दिया। अब लिंकर क्या करेगा? ये इस फाइल और इस फाइल, ये दोनों फाइलों को वो लिंक करेगा। लिंकर क्या करेगा? इन दोनों फाइलों को लिंक करके एक और फाइल बनाएगा, वो है sum.exe, एग्जीक्यूट फाइल। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक होने पर उन्हें एग्जीक्यूट करवाने का जो काम होता है वो किसका होता है? लिंकर का। अब हमें जो रिजल्ट मिलता है वो इस फाइल से ही मिलता है। ठीक है, जब हम C++ में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो क्या करता है? 3 फाइलें बनाती है। वो 3 फाइलें कौन कौन सी होती है? एक तो आप बनाए हो .cpp, दूसरा कंपाइलर बनाया है .object, और तीसरा लिंकर बनाया है .exe। ठीक है, ये हो गया आपका कंपाइलिंग एंड लिंकर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले अपन एक बार एरे को क्लियर करते हैं कि एरे क्या होता है ना। आपको ध्यान होगा भाई एरे क्या है? एरे जो है सिमिलर डेटा टाइप का, उसके अंदर हम लोग सिमिलर डेटा टाइप का डेटा कलेक्शन करते हैं। सिमिलर डेटा टाइप से आपको ध्यान है क्या होता है? डेटा टाइप INT। तो जैसे यदि आप डेटा टाइप लिख रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे? सारे डेटा टाइप्स INT के होंगे या फ्लोट के होंगे या कैरेक्टर होंगे, तो वहाँ पे सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये स्टोर करते हैं। जहाँ एग्जाम्पल देखिए अपन इस तरीके से लिखते हैं, INT मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स के? 10 स्टूडेंट्स के। तो ये हम जो डिक्लेरेशन करते हैं ये किस में करते हैं? एरे में करते हैं। अब एरे और स्ट्रक्चर,
ठीक है। अब स्ट्रक्चर को यदि इससे कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, यदि हम स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो स्ट्रक्चर एरे क्या कर रहा था, सिमिलर डेटा टाइप को ले रहा था, लेकिन जो आपका ये है स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप को ले रहा है, वो डिफरेंट डेटा टाइप को वहाँ पे स्टोर करके एक ग्रुप बना रहा है। एरे में आप सिमिलर डेटा टाइप का ग्रुप बना रहे थे, यहाँ डिफरेंट डेटा टाइप का ग्रुप बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय को यदि एम्प्लॉय की कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉय की आईडी लोगे और एम्प्लॉय का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, सैलरी हो गई, ये सारी डिटेल्स है। तो अब इन सब डिटेल्स की डेटा टाइप भी अलग अलग है, सेम डेटा टाइप है नहीं। वो क्या है, एम्प्लॉय की डेटा टाइप है INT, और एम्प्लॉय नेम की डेटा टाइप है कैरेक्टर, और एम्प्लॉय के जो डेटा टाइप है वो क्या है, कैरेक्टर, और एम्प्लॉय के एड्रेस का डेटा टाइप है कैरेक्टर, और एम्प्लॉय की सैलरी है आपके फ्लोट। तो ये जो 4 डिटेल्स है, ये चारों डिटेल्स आपके डिफरेंट है, सेम डेटा टाइप के नहीं है। तो ये जो सेम डेटा टाइप का कलेक्शन है, डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन है, वो कहलाता है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे और स्ट्रक्चर को जब हम डिक्लेयर करते हैं, एक जो ग्रुप बनाता है ये डिफरेंट डेटा टाइप्स का, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे स्ट्रक्ट आपको क्या बनाना था, EMP, ठीक है, EMP हमने एम्प्लॉय का बनाया। अब इस ओपन ब्रेसेस में हमने क्या दिया है कि INT एम्प्लॉय ID, ये जो है ये सारे मेंबर्स कहलाएंगे। कौन कौन से, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी, ये सारे क्या है आपके मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय नेम, INT एम्प्लॉय ID हो गया, कैरेक्टर हो गया आपका नेम और कैरेक्टर एड्रेस, और यदि आप सैलरी ले तो वो हो जाता है फ्लोट, ठीक है। यदि आपको स्ट्रक्चर का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको ये क्लोज ब्रेसेस के बाद ही डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। इनपुट कर लिए हम लोग, अब स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है enum। enum क्या है, enum है एक द्वारा, enum क्या है, enum के द्वारा हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है और वह न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है। और यदि enum में कोई भी डेटा टाइप बनता है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसको किसको क्या कर सकते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि भाई उसकी जो वैल्यू है enum में आप जो भी डेटा टाइप बना रहे हो उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, उसको आप प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं कर सकते। ये काम किसका है, enum का है, ठीक है। enum क्या करता है, कांस्टेंट एक डेटा टाइप बनाता है जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे enum, अब इसको 3 तरीके से अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला है कि enum डेज, ठीक है। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, 0 से n-1 तक चलता है। दूसरा मेथड है, वहाँ पे आप सेट कर सकते हो, वैल्यू को सेट कर सकते हो। जैसे मैंने मंडे को 1 दिया तो आगे 1 वो चलता जाएगा, ट्यूसडे 2 हो जाएगा, वेडनेसडे 3 हो जाएगा, थर्सडे 4 हो जाएगा, इस तरीके से वो आगे चलता रहेगा। तीसरा तरीका है जो है, इसमें आप अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते हो। इसमें जैसे कि आपने सेट कर दिया भाई मंडे को हम 2 रखेंगे, ट्यूसडे को 7 है, वेडनेसडे का 9, तो आप इसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं अलग अलग भी रख सकते हैं। 3 क्या क्या है, पहला कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी, यदि आप कुछ भी डिक्लेयर नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक चलेगी। दूसरा, यदि आपने फर्स्ट को आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसकी सपोज़ मंडे की जो वैल्यू है वो 1 है, तो आगे वो 100 ऑन चलते जाएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तीसरा है, आप सब वेरिएबल को अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते हो, कांस्टेंट वैल्यूज़ दे सकते हो। जैसे मंडे को 3 दिया, ट्यूसडे को 7, वेडनेसडे को 8, इस तरीके से अलग अलग दे सकते हैं। अब अपन एक एग्जांपल के द्वारा इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। enum में एक हम प्रोग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे, यूज़र के द्वारा वैल्यूज़ एंटर करवाएंगे, कहाँ से कहाँ तक की, 1 से लेके 7 तक की जो डेज़ ऑफ वीक है हमारे, वो वैल्यूज़ एंटर कराएंगे। यदि यूज़र 6 और 7 एंटर करता है तो हमारा जो मैसेज आएगा वो क्या आएगा कि ये जो है वीक डेज़ है, ठीक है।
ये जो क्या करेगा वो उसको दिखा देगा कि भाई ये वीक एंड है। और यदि 1 से लेके 5 तक आएगा तो वो उसको बताएगा कि ये वर्किंग डेज है। ठीक है, ये क्या है, वीकेंड है, या और दूसरा क्या होगा, ये वर्किंग डेज है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल लिखेंगे। कौन कौन सी, iostream.h, C++ की हेडर फाइल, conio.h। ठीक है, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन करेंगे enum days। हमने कह दिया भाई, हमने सेकंड मेथड का यूज़ किया, मंडे इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमने एक वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आप कहाँ तक चाहिए, आपको संडे तक चाहिए, यहाँ दिया ब्रेसेस क्लोज और सेमीकोलन। फिर वॉइड मैन ओपन ब्रेसेस। इनम, अब इनम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो क्या नाम से था, डी के नाम से हमने वैल्यू डिक्लेयर कर दिया है। अब INT नंबर और एक वैल्यू लिया, जो कि यदि यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा, जैसे 5 किया, 6 किया, 7 किया, वो कहाँ जाके स्टोर होगा, वो नंबर में जाके स्टोर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मेरी एक लाइन मिस हो गई है। सिन नंबर के बाद आएगा D इक्वल्स टू NO, यहाँ पे आ जाएगा आपका D इक्वल्स टू NO। तो अब ये क्या करेगा, जो भी नंबर में वैल्यू एंटर हुई है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, वो D के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हम एक कंडीशन चेक करने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जैसे D इक्वल्स टू इक्वल टू संडे। यदि D सैटरडे है और D संडे है तो वो वीकेंड कहलाएगा, एल्स नहीं तो वो वर्किंग डेज कहलाएगा। अब ये प्रोग्राम काम कैसे करता है ये चेक करें। आपने जो भी वैल्यू एंटर की वो कहाँ हो गई, NO नंबर के अंदर एंटर हो गई है। यहाँ पे देखा मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर नंबर ऑफ डेज 1 to 7। अब यूज़र ने जो भी वैल्यू एंटर की है, सपोज उसने वैल्यू एंटर की है 6, ठीक है, तो 6 इसके अंदर स्टोर होगी। अब हम एक लाइन लिखे थे D इक्वल्स टू NO। अब नंबर में जो वैल्यू थी वो किसके अंदर स्टोर हो गई, D के अंदर। अब D में चेक करेगा 1 से लेके 7 तक। यहाँ पे enum में जब हम लोग डिक्लेयर किए थे, D देख रहा है 6 किसका है, तो 6 किसका है, सैटरडे का है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है D इक्वल्स टू सैटरडे। तो अब ये कंपेयर कर रहा है D इक्वल्स टू सैटरडे और D इक्वल्स टू संडे। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा एक कंडीशन सही आ गई है, सैटरडे आ गया। तो वीकेंड, तो ये क्या मैसेज प्रिंट करेगा, वीक एंड प्रिंट करेगा, एल्स, ठीक है, वीकेंड प्रिंट करेगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वीकेंड्स। दूसरा देखें, यदि आपने नंबर 4 लिखा है तो ये नंबर 4 नंबर में स्टोर होगा। फिर ये D इक्वल्स टू NO जो है वो नंबर वाला जो वैल्यू है वो D के साथ कंपेयर करेगा, है ना। तो D में 4 किसका है, चेक करो आप, 1 मंडे का, 2 ट्यूसडे का, वेडनेसडे का 3 और थर्सडे का 4। ठीक है, आपने 4 एंटर किया, वो किस में हो गया आपका, थर्सडे में। तो अब ये चेक कर रहा है कि 4 इक्वल्स टू सैटरडे नहीं है, 4 इक्वल्स टू संडे नहीं है, ना तो वो सैटरडे है ना वो संडे है, तो वो क्या है आपका, वर्किंग डेज है। क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनियन। यूनियन क्या है, यूनियन और स्ट्रक्चर का जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल सेम है। यूनियन और स्ट्रक्चर का जो सिंटैक्स है वो सेम है। वो क्या है, ठीक है, बिल्कुल सेम होता है। जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हो उसी तरीके से हम यूनियन को भी डिक्लेयर कर रहे हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा स्ट्रक्चर डिक्लेयर हुआ है वैसा ही यूनियन डिक्लेयर हो रहा है। बस डिफरेंस ये है कि यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और बस डिफरेंस क्या है, इन दोनों के आउटपुट में इनका डिफरेंस आता है, दोनों के आउटपुट में ही डिफरेंस है, और आप कॉमनली प्रोग्राम जो लिखेंगे वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो हम ये अब देखें एक एग्जाम, सिंटैक्स आपको पता ही है यूनियन का। यूनियन कीवर्ड लगाया, एम्प्लॉय लिखी, है ना, एम्प्लॉय, फिर एम्प्लॉय के अंदर मेंबर जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो ये सेम, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी। और यूनियन में भी आपको यूनियन का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो ब्रेसेस के बाद में कर सकते हो, और यदि फंक्शन के अंदर करना है तो टैग, यूनियन टैग के साथ, वेरिएबल का नाम के साथ आप कर सकते हो। जैसे यूनियन वेरिएबल, यूनियन का जो भी वेरिएबल है प्लस डॉट मेंबर, डॉट का यूज़ करके हम मेंबर लिखेंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट रोल नंबर को इनपुट करवा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, हेडर फाइल,
C++ की हेडर फाइल कोनियो, अब ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया किसका, यूनियन स्टूडेंट ओपन ब्रेसेस, यहाँ पे मैंने दो चीज़ ली है केवल, एक है रोल नंबर और एक है कैरेक्टर जिसकी साइज़ है अपने 10। ये दोनों क्या है, मेंबर्स है, किसके मेंबर हैं, यूनियन के मेंबर है। फिर ओपन ब्रेसेस, अब है यूनियन स्टूडेंट, अब यूनियन का जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो क्या नाम से हुआ है, STU के नाम से हुआ, ठीक है। स्टूडेंट यूनियन में जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए थे वो क्या नाम से हुआ है, STU के नाम से। अब हम सी आउट से मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, एंटर रोल नंबर सिन। अब ये जो रोल नंबर है ये कहाँ पे स्टोर होगा, STU यूनियन के मेंबर डॉट मेंबर का नाम आ जाएगा, कौन सा मेंबर का नाम है, रोल नंबर, ठीक है। यूनियन का वेरिएबल डॉट मेंबर का नाम, ये हो गया आपका क्या, इनपुट करवा दिए वैल्यू, ठीक है। सेम वैसे ही स्टूडेंट का नाम STU यूनियन वेरिएबल नेम डॉट नेम, ये एंटर करवाया आपका, स्टोर कर रहा है किसका, स्टूडेंट का नेम। अब सी आउट स्टूडेंट डिटेल्स, अब मेरे को आउटपुट देखनी है, उसमें एक मैसेज प्रिंट होगा स्टूडेंट डिटेल, क्या क्या प्रिंट कर रहा है, स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल्स टू STU डॉट रोल नंबर, और सी आउट है स्टूडेंट नेम STU डॉट नेम ब्रेसेस क्लोज गेट CH और ब्रैकेट। अब इस फंक्शन का आउटपुट चेक करेंगे कि ये आउटपुट कैसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले हमने मैसेज डिस्प्ले किया एंटर रोल नंबर, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ बिला एंटर रोल नंबर, तो हमने क्या एंटर किया, 1001 आपने एंटर किया। फिर बोला एंटर क्या है, नेम, फिर आपने क्या नेम किया, निशा, ठीक है। अब स्टूडेंट रोल नंबर में गार्बेज वैल्यू आएगा, स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसा वैल्यू आप एंटर कर रहे हो वो वैल्यू सेम प्रिंट करेगा, रोल नंबर जैसा आपने रोल नंबर इनपुट किया है वैसा ही आएगा, नेम जैसा इनपुट किया है वही आएगा। लेकिन यूनियन में क्या होगा, रोल नंबर जो भी पहला डिक्लेरेशन होगा उसमें हमेशा गार्बेज वैल्यू ही आएगी। जैसे यदि आप नेम को फर्स्ट रखते हो, रोल नंबर को सेकंड रखते हो, तो क्या होगा, नेम में आपके गार्बेज वैल्यू आएगी और रोल नंबर आपका ओरिजिनल प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि यूनियन की जो साइज़ है वो कितनी है, 10 है, ठीक है। उसकी जो मेमोरी है, मेमोरी कैपेसिटी वो कितनी है, 10 है। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कैरेक्टर नेम इक्वल्स टू 10, ये 10 है। तो यहाँ पे क्या किया है, रोल नंबर की कितने बाइट की हो गई, 2 बाइट की, और नेम हमने लिया है 10 बाइट का। यूनियन में हमेशा क्या काम करता है, सेम मेमोरी को शेयर करता है, जितने भी मेंबर्स आप लोगे वो मेंबर्स क्या करेंगे, सेम मेमोरी को शेयर करके काम करते हैं। इसलिए जैसे पहले दिया हुआ है भाई कि रोल नंबर 1001 है, फिर एंटर करवाया हमने नेम, तो ये क्या करेगा, पहले वाले को ओवरलैप कर देगा, रोल नंबर को ओवरलैप किया और आपके नेम को वो प्रिंट कर दिया। तो रोल नंबर में क्या प्रिंट कर रहा है, वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो यूनियन क्या करता है, एक समय में एक ही वैल्यू को वो हैंडल कर सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या करता है, वो जितने भी है इसकी जो साइज़ होती है वो क्या होती है, हर डेटा टाइप को जोड़ के उसकी जो साइज़ आती है वो आती है आपके स्ट्रक्चर की साइज़। लेकिन यूनियन में क्या होता है, जिसकी सबसे हाईएस्ट साइज़ होगी, जो सबसे ज़्यादा साइज़ वाले वेरिएबल होगा, उसी की साइज़ मानी जाएगी यूनियन की साइज़, ठीक है। ये हो गया आपका यूनियन। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस। आपने यूनियन भी पढ़ा, आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यूनियन क्या है, यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे सिंपल, फर्स्ट वाला, यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए हम यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूनियन को डिक्लेयर करते हैं तब हम क्या करते हैं, उसकी जो साइज़ होती है, जो वेरिएबल की सबसे अधिक साइज़ होती है, ठीक है, सबसे अधिक साइज़ वाले वेरिएबल की जो साइज़ होती है वही यूनियन की मेमोरी कैपेसिटी होती है। स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सभी वेरिएबल के डेटा टाइप की जो साइज़ है उनको जोड़ के निकाला जाता है, उन सबको जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, इसकी साइज़ निकाल देते हैं, ठीक है। फिर है यूनियन। यूनियन वेरिएबल क्या करता है, फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर करने का काम करता है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं करता है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या करता है, वेरिएबल फंक्शन को डिक्लेयर भी करता है प्लस उसको
डिफाइन भी करता है। ये 3 डिफरेंस है किसके, यूनियन और स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर एक ड्राइव डेटा टाइप होता है जिसमें क्या होता है, वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। यहाँ वैल्यू स्टोर नहीं होती है, यहाँ वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है। और ये वेरिएबल जो भी पॉइंटर वेरिएबल है उसके पहले हम स्टार का साइन लगाते हैं, ठीक है, का यूज़ किया जाता है। तो पॉइंटर वेरिएबल केवल एड्रेस कंटेन करने के लिए ही होता है। जैसे x का मान कितना है, 5, तो इसका जो एड्रेस है वो क्या है, 1000। तो जो हम लोग x इक्वल्स टू 5 लिखेंगे और स्टार p इक्वल्स टू लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 1000। किसका एड्रेस है, वो x का एड्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेरिएबल को हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। रेफरेंस वेरिएबल जो आपके डिक्लेयर किया हुआ है उसी को, उसका अल्टरनेटिव नाम भी यूज़ करते हैं। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि भाई जब आपके 2 नेम है, मानो आपको घर वाले लोग अलग नाम से जानते हैं और स्कूल वाले अलग नाम से, लेकिन आप क्या हो तो एक ही पर्सन, लेकिन आपको 2 जगह अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है आपके घर में। आपका ही अल्टरनेटिव नाम स्कूल के कंपैरिजन में आपका अल्टरनेटिव नाम आपके घर वालों ने अलग दे रखा है, ठीक है। तो वैसे ही रेफरेंस में भी होता है, 2 सेम वेरिएबल होता है लेकिन जो इसका एक रेफरेंस वेरिएबल भी बनाया जाता है जिसको हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से यूज़ करते हैं। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के ये से यूज़ करते हैं। ये एक ही मेमोरी लोकेशन यूज़ करती है। जाहिर है भाई, एक ही नाम है और एक ही है वेरिएबल है तो वो एक ही मेमोरी लोकेशन यूज़ करती है और आप दोनों वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। आप बोलोगे INT, एग्जाम्पल देखिए कि INT A इक्वल्स टू 100 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं INT एड्रेस ऑफ रेफरेंस इक्वल्स टू A। तो ये क्या बताएगा, रेफरेंस A भी आपको क्या बता रहा है, रेफरेंस भी आपको क्या बताएगा, आउटपुट में 100 ही बताएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए छोटा सा रेफरेंस का, वैसे तो अलग होता है लेकिन केवल हम आपको समझाने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाए हैं रेफरेंस का। वो है जैसे सबसे पहले void main #include iostream.h conio.h और void main और INT A इक्वल्स टू 100। A का मान कितना है, 100। अब INT हमने एक रेफरेंस एड्रेस ऑफ रेफरेंस यूज़ किया है इक्वल्स टू A। किसका रेफरेंस बना रहे हैं हम, A का रेफरेंस बना रहे हैं। अब जो ये वैल्यू प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ A, हम A के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं और एक रेफरेंस के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं। किसका, एड्रेस ऑफ A करवा रहे हैं और एड्रेस ऑफ रेफरेंस करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि ये रेफरेंस में वैल्यू किसकी आ रही है, A की आ रही है या नहीं आ रही है, और एड्रेस जो है वो A का आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ A, सबसे पहले वाले में किया था वैल्यू ऑफ A, आपने वैल्यू प्रिंट कर रही थी, A का वैल्यू हमने क्या लिया है 100, तो ये 100 प्रिंट कर दिया। अब रेफरेंस में भी ये क्या कर रहा है, आपको A का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, वो क्या है आपका 100। फिर नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ A, एड्रेस सपोज हम लोग एड्रेस दे रहे हैं 0012074, तो एड्रेस ऑफ रेफरेंस भी क्या आएगा 00127 तो रेफरेंस क्या है, एक अल्टरनेटिव नाम हम लोग यूज़ कर रखे हैं किसके लिए, अपने एक वेरिएबल के लिए। जहां आप चाहो तो रेफरेंस के नाम से भी यूज़ कर सकते हो और उसको इसके नाम से भी यूज़, ओरिजिनल नेम से भी उसको यूज़, वेरिएबल नेम से भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। होप आपको आज जो भी अपन ने पढ़ा है वो क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसको क्लियर कीजिएगा, और यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे के अपडेट्स आपको मिले, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए। थैंक यू।